हेलो। अब हम लोग कल आप लोग का पेपर है तो एक बार FTRE में एक बार देख लेते हैं क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए कि क्या क्या हम लोग को अब करना है। ठीक है, तो फाइनली एक बार हम लोग इसका भी रिव्यू देख लेते हैं क्या क्या सिलेबस में है और किस तरीके से इसको देखना है। तो यहाँ हमने 9th का सिलेबस खोल लिया। तो फिजिक्स में क्या है, मोशन है, फोर्स, ग्रेविटेशन है एंड वर्क एंड एनर्जी। तो फोर्स के साथ फ्रिक्शन भी ज़रूर आएगा। और ग्रेविटेशन है तो ग्रेविटेशन में दो चीज़ें आएंगी आपकी, सैटेलाइट और रॉकेट। तो यहाँ पे ग्रेविटेशन जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा वो ये वाला पार्ट आप देखेंगे, सैटेलाइट को। और ठीक है, और फोर्स में फ्रिक्शन को और देखेंगे। ठीक, वर्क एंड एनर्जी तो नॉर्मल है। ठीक, तो हम लोग जल्दी जल्दी इसके क्वेश्चंस को देख ले रहे हैं। ठीक, तो सब एक जल्दी जल्दी पूरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग को पता ही है, क्लास 9 के स्टूडेंट है आप लोग। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी v इज इक्वल टू यू प्लस डी टी, ये भी आप लोगों ने करा हुआ है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे एक नई चीज़ आ रही है, इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। अगर हम लोग स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन से अगर चलते हैं तब हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएंगी। तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है साइन थीटा और साइन थीटा, बस वही फॉर्मूले में थोड़ा सा फ़र्क है। तो यहाँ आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी होगी तो इसलिए यहाँ पे हम साइन थीटा की वैल्यू दे देते हैं। अगर मान लीजिए प्लेन 0 डिग्री पे है तो साइन 0 की वैल्यू 0 रख देंगे। मान लीजिए अगर ये 30 डिग्री का प्लेन है तो 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 रख देंगे। ठीक है, और इस तरह हम अपने नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। ये इक्वेशन आप नॉर्मल जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो बस ये वैल्यूज़ आपको थोड़ी सी याद रखनी होंगी। ठीक, ये तो हो गया मोशन का। अब हम लोग ग्राफ को एक बार देख लेते हैं। ग्राफ में क्या चीज़ है, ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम का अगर ग्राफ देखते हैं तो ये लाइन क्या होती है, वेलोसिटी को बताती है। ठीक है, अगर ऐसा ग्राफ आ रहा है तो वेलोसिटी 0 है, अगर ऐसा नॉन लीनियर ग्राफ है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, नॉन लीनियर है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, और अगर ऐसा ग्राफ है तो ये वेलोसिटी नॉट पॉसिबल है। तो ये तो हम लोग ने देख रखा है नॉर्मल। तो कुछ नया देखते हैं। अगर ये जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी इज द स्लोप, जितना ज़्यादा स्लोप होता जाएगा उतनी ही वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, अच्छा अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखते हैं। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखेंगे तो ग्राफ के नीचे का जो भी एरिया होता है, दिस इज डिस्टेंस। अगर हमें डिस्टेंस निकालने को आ जाए तो हम ग्राफ से निकाल सकते हैं बाय एरिया मेथड से। ठीक है, अब ये एरिया तीन तरीके के हो सकते हैं, या तो ट्रायंगल होगा, रेक्टेंगल होगा या ट्रेपीजियम टाइप का एरिया होगा। ठीक है, इनके एरिया के फॉर्मूले आपको पता ही होंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है, इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो ग्राफ होता है लाइन, वो होती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन की। और अगर आपको ग्राफ ऐसा नज़र आ रहा है तो ये एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग होगा। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आपको ग्राफ ऐसा नज़र आ रहा है तो इसका मतलब ये एक्सेलरेशन का ग्राफ है और ये डी एक्सेलरेशन का ग्राफ है। वेलोसिटी कम होती आ रही है और जीरो हो रही है। ठीक है, यानी कि ब्रेक लग रहा है और यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अगर आपको ऐसा ग्राफ नज़र आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो एंगल है ये कम है और ये एंगल ज़्यादा है। तो यानी कि एक्सेलरेशन यहाँ पे कम है और डी एक्सेलरेशन ज़्यादा लग रहा है। अगर ऐसा नज़र आ रहा है तो यहाँ पे सीधा नज़र आ रहा है एक्सेलरेशन ज़्यादा है और डी एक्सेलरेशन कम है। अगर ये आपको थोड़ा सा नॉन लीनियर टाइप का नज़र आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये वेरिएबल एक्सेलरेशन लग रहा है। ठीक है, और कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन लग रहा है। ऐसा नज़र आ रहा है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वेरिएबल डी एक्सेलरेशन लग रहा है। ठीक है, इतना हो गया। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं फोर्स पे। नेक्स्ट, फोर्स एंड फ्रिक्शन। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, या फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एम वी माइनस यू अपॉन टी। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स सारे जितने भी फोर्सेस बॉडी में लग रहे होते हैं उन सबका वेक्टर सम होता है। ठीक, चलिए तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए एक ब्लॉक है, उस पर एक फोर्स लगा है और ये ब्लॉक आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, और तो डेफिनेटली उसके ऊपर पीछे की तरफ क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन। तो यानी कि इस बॉडी पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक अप्लाई फोर्स और एक फ्रिक्शन फोर्स। और फॉर्मूला क्या होता है, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। तो एफ नेट क्या है, यहाँ पे दो फॉर्मूले लग रहे हैं, हमने यहाँ से पढ़ा था कि फॉर्मूले वेक्टर सम होता जाएगा। तो ये अप्लाई फोर्स माइनस ऑफ फ्रिक्शन, क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये तो हो गया मेरा नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, जिधर की तरफ बॉडी मूव कर रही है
वही वाला फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जिधर बॉडी मूव नहीं कर रही है वो फोर्स उसको ओवरकम करता रहेगा। ठीक है। अब मान लीजिए जैसे एक ब्लॉक है, इस पर कोई फोर्स लग रहा है, मान लीजिए फ्रिक्शन है ही नहीं कुछ भी, तो किस सीधा सीधा क्या हो जाएगा, एफ अप्लाई इज इक्वल टू एम ए। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए दो ब्लॉक ज़मीन पे रखे गए हैं और कोई भी फ्रिक्शन नहीं है और इसको मूव करा जा रहा है। तो मान लीजिए अगर ये एक इस पर एफ फोर्स अप्लाई करा गया, ये धागे से बंधी हुई है तो इस पर एक टेंशन लगेगा, जितना टेंशन ये लगाएगी उतना ही टेंशन वो उस धागे पे लगाएगा, यानी कि दोनों एक दूसरे को इक्वल एंड अपोजिट लगाएंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ पे। अगर ये ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो डेफिनेटली ये ब्लॉक भी ए ही एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा, क्योंकि दोनों बंधे हुए हैं, अलग अलग तो मूव कर नहीं सकते। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, फर्स्ट ब्लॉक को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें कितने फोर्स लग रहे हैं, दो फोर्स लग रहे हैं, एक टी और एक एफ। तो एफ माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। कौन सा बड़ा फोर्स था, एफ अप्लाई। एफ अप्लाई फोर्स बड़ा था तो टी फोर्स उसको कम कर रहा होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं इस ब्लॉक में केवल एक ही फोर्स लग रहा है, टेंशन, और वो क्या है, वो इसका वेट है m2, एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू m2a। तो अब हम निकाल सकते हैं पूरा ओवरऑल सिस्टम का एक्सेलरेशन भी हम चाहे तो निकाल सकते हैं, पूरा ओवरऑल सिस्टम का हम इस धागे में अगर टेंशन निकालना चाहें वो भी निकाल सकते हैं बाय सॉल्विंग दीज टू इक्वेशन। ये तो आपको आता होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। मान लीजिए अगर आपको ऐसा कोई ब्लॉक दे दिया जाए और वो पुली पे लगा हो और एक ब्लॉक नीचे लटक रहा हो। अगर ये ब्लॉक नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो डेफिनेटली ये ब्लॉक भी उसी एक्सेलरेशन से इधर जा रहा होगा। ठीक। अब इसमें देख लेते हैं इसमें क्या हो रहा है। अगर ये नीचे की तरफ है तो नीचे एक वेट लग रहा होगा और धागे में ऊपर की तरफ एक टेंशन लग रहा होगा, तो इस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं। अब ये वाला ये ब्लॉक तो नीचे जा रहा है तो कौन सा फोर्स बड़ा होगा, m1g माइनस टेंशन इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है। इस ब्लॉक में देखें, इस ब्लॉक में केवल एक ही फोर्स लग रहा है, वो क्या है, टेंशन से इधर जा रहा है और तो कुछ लग नहीं रहा है। तो फोर्स इज इक्वल टू एम ए, टेंशन इज इक्वल टू m2a। बस हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों इक्वेशन से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम यही देखें, अब अगर हमारे पास इस ब्लॉक में फ्रिक्शन, अब इस ज़मीन पे कुछ फ्रिक्शन लगा हो तो एक फ्रिक्शन फोर्स भी इसमें लग जाएगा। तो ये वाली इक्वेशन तो वही रहेगी, m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a, जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा था। अब वही चीज़ अब यहाँ पे हम देखेंगे, एक टेंशन इधर लग रहा है तो फ्रिक्शन जाहिर सी बात है अपोजिट लग रहा होगा, टेंशन बड़ा होगा क्योंकि ब्लॉक इधर मूव कर रहा है, तो टी माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू m2a। अब ये नई चीज़ आई है कि ये फ्रिक्शन फोर्स, अब मान लीजिए फ्रिक्शन फोर्स आपको दे दिया गया 1 न्यूटन 2 न्यूटन 3 न्यूटन, तब तो आप रख देंगे। फ्रिक्शन ना दिया जाए तो फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे, तो हाउ टू कैलकुलेट फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू उस ब्लॉक का मास इनटू ग्रेविटी। ठीक है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे। अगर मान लो फ्रिक्शन नहीं दिया गया तो आप निकाल सकते हैं किससे, एक कोई ज़मीन का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया होगा, कितना रफ है सरफेस, ये कोई वैल्यू दी होगी 0.2 0.3 0.4 ऐसा कुछ, मास जिस ब्लॉक में कर रहे हैं उसका मास, और इनटू ग्रेविटी, यानी कि वेट इनटू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स आप निकालना सीख गए हैं। चलिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं पुली का। ऐसे एक पुली पे लटकी हुई है, मान लो ये फ्रिक्शन लेस पुली है, ये ब्लॉक अगर नीचे जा रहा है तो ये ब्लॉक किधर जा रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा। ये ब्लॉक नीचे जा रहा है तो नीचे इसका क्या लग रहा होगा, वेट लग रहा होगा। ठीक है। नीचे क्या लग रहा है, वेट लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन। तो दो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, ब्लॉक मूव किधर कर रहा है, नीचे की तरफ। तो कौन सा फोर्स बड़ा होगा, m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a। पॉइंट क्लियर है। दूसरे वाले ब्लॉक को देखें, ये ब्लॉक किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और इसमें भी एक फोर्स नीचे की तरफ, वेट नीचे लग रहा होगा, ग्रेविटेशन फोर्स, वेट, और एक टेंशन ऊपर लग रहा है। ब्लॉक लेकिन ऊपर जा रहा है तो कौन सा फोर्स बड़ा है इसमें, टेंशन। तो T माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। तो हमारे पास ये दोनों इक्वेशन हो गई। अब हम टेंशन या एक्सेलरेशन जो चाहे वो हम निकाल सकते हैं। पॉइंट क्लियर है। कुछ और हम लोग प्रैक्टिस के लिए कुछ एक दो क्वेश्चन देख ले रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि 3 मासेस हैं और धागे से बंधे हुए, मतलब एक छोटा बच्चा खिलौना ऐसे खींच रहा है एक फोर्स एफ से, तो इस पर भी कुछ फोर्स लग रहा होगा, इस पर भी कुछ फोर्स लग रहा होगा। ये तीनों फोर्स कितने होंगे, अब ये जो फोर्स होगा ये तो तीनों का मास का सम होगा इनटू एक्सेलरेशन होगा। इस पे पी पे कितना फोर्स लग रहा होगा, ये अपने पीछे के जो दो मास लगे होंगे उनका सम इनटू ए होगा। अब ये क्यू फोर्स कितना होगा, इस पे तो बस केवल यही मास लगा है
तो सबसे लास्ट मास इंटू ए होगा, ठीक है। F इज इक्वल टू एम ए। अच्छा, कुछ अगर इस तरीके का आ जाए, दोनों तरफ पुली से एक मास लटके हुए, अगर मान लीजिए ये ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है तो ये ब्लॉक इधर आएगा, तो ये ब्लॉक किधर जाएगा, ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, ठीक है। इधर अगर टेंशन T लग रहा है तो इधर टेंशन T2 लग रहा होगा। एक ही धागे पे एक ही टेंशन लगता है, ये एक ही धागा है रस्सी तो एक ही टेंशन लगेगा, ये एक रस्सी है तो इस पर एक ही टेंशन लगेगा, और टेंशन का डायरेक्शन होता है टूवर्ड्स पुली, ठीक है। तो अब हम तीन हमारे पास ब्लॉक हो गए, तीन हम इक्वेशन बना सकते हैं। तो सबसे पहली इक्वेशन, यहाँ पे कौन सा फोर्स बढ़ा है, T2 फोर्स बढ़ा है, नीचे की तरफ वेट लग रहा होगा, तो T2 माइनस M2 M3G, ये M3 वेट है ना, M3G इज इक्वल टू M3A, F इज इक्वल टू MA। अब दूसरे वाले में आते हैं, यहाँ कितने फोर्स लग रहा है, यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं, टेंशन और एक वेट। कौन सा वेट ज़्यादा बड़ा है, M2G माइनस T1 इज इक्वल टू M2A, ठीक है, क्योंकि ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अब ये इधर मूव कर रहा है, बीच वाले में देखें, बीच वाले में क्या है, तो यहाँ दो फोर्सेस लग रहे हैं, T1 और T2। ये इधर मूव कर रहा है तो यानी कौन सा फोर्स बड़ा होगा, T1, और T2 उसको अपोज कर रहा होगा, तो T1 माइनस T2 दो फोर्स लग रहे हैं, विच इज इक्वल टू M1A, ठीक है। तो तीन इक्वेशन, तीन अननोन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब एक बेसिक सा क्वेश्चन है, एक बंदर है और इधर केले लटके टहनी पे। अगर ये इसको दोनों का वेट बराबर है और ये बंदर इस केले को लेना चाह रहा है, तो ये बंदर ऊपर चढ़ता चला जा रहा है, तो अब ये क्या ये इस केले को पकड़ पाएगा, तो आंसर है ये इस केले को कभी नहीं पकड़ पाएगा। क्यों, जैसे जैसे बंदर ऊपर जाएगा वैसे वैसे केला भी ऊपर जाता जाएगा और ये इसको कभी भी रास्ते में नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है। वर्क पे आ जाते हैं। वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये आपने 9th में पढ़ा है। तो अब यहाँ पे कुछ थोड़ा सा नया देखते हैं। एक्चुअल में ये ऐसा नहीं होता, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही नहीं होता। आप हो सकता है कि आपने कभी अगर बैग को सरकाया हो तो आप देखेंगे फोर्स का डायरेक्शन तो कुछ और है लेकिन ब्लॉक कहीं और मूव कर रहा है, ठीक है। आप अगर एक अटैची को सरका रहे हैं ऊपर से हाथ में पकड़ के, तो हो सकता है कि आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो और लेकिन अटैची ज़मीन पे चल रही हो, ठीक है। ट्रॉली कुछ चल रही हो तो हो सकता है उनके बीच कुछ एंगल इज थीटा। तो यहाँ पे एंगल होता है कॉस थीटा। तो फिर से एक बार ध्यान दे दीजिए, कॉस 0 अगर आएगा तो 1 रख देंगे, कॉस 30 आएगा तो √3/2, कॉस 45 आए तो इतना रख देंगे 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 पे 0 रख देंगे। वर्क डन हमने पढ़े थे, तीन तरीके के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 0 हुआ तो पॉजिटिव वर्क डन होता है, यानी कि cos 0 इज इक्वल टू 1 हो जाता है। अगर नेगेटिव वर्क डन हुआ, दोनों अपोजिट साइड में, एक चल उधर रहा है, फोर्स दूसरी साइड लगा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव वर्क डन, यानी कि cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो आप देखेंगे कि वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, इसलिए इसको बोलते हैं नेगेटिव वर्क डन। और जीरो वर्क डन में आप देखते हैं कि इन दोनों के बीच एंगल क्या हो जाता है 90, ठीक है। जैसे कूली अपने सर पे सामान लेके चल रहा है तो इनके बीच एंगल हो गया 90, या अर्थ मूव कर रही है सन के, एंगल हो गया 90, तो cos 90 इज इक्वल टू 0 होता है। तो हम क्या देखते हैं कि पूरा का पूरा फॉर्मूला ही 0 हो जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं जीरो वर्क डन, ठीक है। अब मान लीजिए आपको ग्राफ से अगर वर्क डन निकाल लो, आपको फोर्स दिया जाए, कुछ डिस्प्लेसमेंट दिया जाए, तो आप एरिया अंडर द ग्राफ जो होता है वो होता है वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर द ग्राफ। तो हम देखते हैं कि ग्राफ से देखते हैं तो तीन तरीके के एरिया बन सकते हैं, या तो ट्रायंगल बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, या ट्रेपेजियम बनेगा। तो अगर हमें कुछ एरिया निकालना होगा तो हम डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। सिंपल है, मतलब वही एरिया ऑफ ट्रायंगल आप रख देंगे और जो भी एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा वही हमारा वर्क डन हो जाएगा। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे आपको कैसा एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ पे एरिया रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, तो रेक्टेंगल का एरिया निकाल देंगे तो रेक्टेंगल का आ जाएगा। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का वर्क डन पूछा गया टोटल, तो आपको एक ट्रेपेजियम जैसी शेप नज़र आ रही है तो ट्रेपेजियम से निकाल देंगे, ठीक, वर्क डन आपका निकल आएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। एक आदमी है जिसका वजन 70 किलो है और वो 30 किलो के वजन को, बॉक्स को एक 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग पे ले जा रहा है, तो उसको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं टोटल फोर्स कितना है। टोटल फोर्स इज, फोर्स वेट होता है mg, यानी कि वेट भी एक टाइप का फोर्स है। तो टोटल फोर्स कितना हो गया 100g इंटू 100 इंटू जी, ग्रेविटी को हमने 10 मान लिया, दिस इज 1000 न्यूटन। 1000 न्यूटन का फोर्स है और कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, 20 मीटर ऊंचा ले जा रहे हैं।
वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि 20,000 का जूल हमें करना पड़ रहा है। अब ये उसी क्वेश्चन पे आ गया, एक आदमी है जो एक अटैची को मूव कर रहा है, तो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन अटैची तो ज़मीन पे चलते चलते मूव कर रही है, यानी कि इन दोनों के बीच एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। तो वर्क डन कितना करना पड़ रहा है, एफ डी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा में कॉस 60 की वैल्यू रख देंगे, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, वो कितना हो जाएगा 300 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी एक साइकिल चला रहा था, वो पैडल चलाना उसने बंद कर दिया, ठीक है, और साइकिल जो है 20 मीटर दूर जाके रुक गई। अब साइकिल अपने आप तो रुक नहीं सकती, जाहिर सी बात है सड़क पे क्या लग रहा होगा, कुछ फ्रिक्शन लग रहा होगा, इस वजह से जब उसने पैडल चलाना बंद कर दिया तो 20 मीटर दूर पे जाके रुकी, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। तो ज़मीन कुछ फ्रिक्शन लगा रही है 100 न्यूटन का। तो कह रहा है कि वर्क डन निकालिए बाय द रोड ऑन द साइकिल, यानी कि रोड कुछ उस पर फोर्स तो लगा रही थी, वर्क डन कर रही होगी, तभी तो साइकिल रुक गई। तो ये क्या हो गया, वर्क डन होता है एफ इंटू डी कॉस थीटा। साइकिल चल रही थी आगे की तरफ, ठीक है, फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो यानी कि इनके बीच एंगल कितना बन रहा है 180 का, तभी साइकिल रुकेगी। तो ये 180 की वैल्यू होती है -1, यानी कि इस पर कितना वर्क डन करा जा रहा है -20,000 जूल का। अब दूसरे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है साइकिल रोड पे कितना वर्क कर रही है। तो साइकिल रोड पे कुछ भी वर्क नहीं कर रही है, क्यों, क्योंकि हम साइकिल जाहिर सी बात है एक्शन रिएक्शन से फोर्स तो लगा रही है उतना ही अपोजिट साइड में 200 न्यूटन का, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स 100 है, तो 100 न्यूटन का ये फोर्स अप्लाई तो कर रही है, लेकिन हो क्या रहा है कि ये कुछ डिस्प्लेस नहीं कर रही है। सड़क भी तो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए ना, जब सड़क में डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है तो वर्क डन तो होगा नहीं। तो यानी कि साइकिल से रोड पे कुछ वर्क डन नहीं होता हुआ नज़र आ रहा है, इसको बोलेंगे जीरो वर्क डन। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया आपका ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर हम लोग अर्थ से ऊपर कोई सैटेलाइट चलता चला जाएगा या कोई चीज़ चलती जाएगी या कोई रॉकेट है या कुछ भी है प्लेन, तो उस पे ग्रेविटी उस पॉइंट पे कितनी फील होगी। अगर हम ज़मीन से ऊपर चले जाएं तो हमको कितनी ग्रेविटी, तो ज़मीन से ऊपर जाने पे ग्रेविटी हमेशा डिक्रीज़ होती है, और उसका फॉर्मूला होता है G डैश इज इक्वल टू, ये हमारा G है सरफेस पे जो ग्रेविटी होती है जिसको हम 10 मान रहे हैं या 9.8 मान रहे हैं, अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर स्क्वायर, जितनी हाइट पे हम जा रहे हैं वो, और ये हो गई रेडियस। अगर हम रेडियस के बराबर ही चले जाएंगे तो 1 + 1 का होल स्क्वायर, यानी कि G/4 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग ज़मीन के नीचे चले जाएं, डेप्थ पे कुआं खोद के मतलब नीचे जाते जाएं, तो क्या होता जा रहा है, अब हमारी ग्रेविटी फिर से डाउन होती जाएगी। जैसे हाइट के ऊपर जा रहे हैं ग्रेविटी डाउन हो रही है, वैसे ही हम जब डेप्थ में जाते जाएंगे ग्रेविटी डाउन होती जाएगी, और ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, G डैश इज इक्वल टू G 1 - D अपॉन आर, जितनी भी हम गहराई तक जाएंगे, और ये रेडियस ऑफ द अर्थ है, ठीक है। तो अगेन ग्रेविटी डिक्रीजेस। अब हम देखते हैं आखिर ये हो कितना रहा है। तो जब हम ये हमारी अर्थ है, ये सरफेस पे जो ग्रेविटी होती है सबसे मैक्सिमम होती है, ठीक है। जब हम सेंटर की तरफ बढ़ते हैं तो ये ग्रेविटी कम होने लगती है और बिल्कुल एकदम लीनियर डाउन होती है और बिल्कुल जीरो हो जाती है, ठीक है। सेंटर पे ग्रेविटी एग्जैक्ट जीरो हो जाती है। पर अगर हम यही देखें कि हम जब सेंटर से अब अर्थ से ऊपर चले जाएं किसी हाइट पे, ठीक है, हाइट एच पे ऊपर जाते जा रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं, ऊपर जब जाएंगे तो ग्रेविटी डाउन हो रही है लेकिन कभी जीरो नहीं होगी, ठीक है, टूवर्ड्स जीरो, ठीक। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें फॉर्मूले में नज़र आ रहा है कि ये लीनियर है और ये नॉन लीनियर है, यानी कि स्क्वायर का कुछ ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जब हम सरफेस, और ये है सरफेस पे यानी कि रेडियस आर पे, और ये सेंटर पे, और ये एच हाइट पे, तो एच हाइट पे जाते जाएंगे तो ग्रेविटी कम होती जाएगी, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम लोग देख लेते हैं, वो क्या है, जैसे जैसे अर्थ होती है, अर्थ की शेप इलिप्टिकल होती है, इक्वेटर पे उसकी रेडियस ज़्यादा होती है और पोल पे रेडियस कम होती है, ठीक है। करीबन 21 किलोमीटर का फ़र्क आता है इनकी रेडियस में, पोल और इक्वेटर के बीच में अर्थ के, ठीक। तो होता क्या है कि इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा होने की वजह से ग्रेविटी कम होती है, और पोल पे रेडियस कम होने की वजह से ग्रेविटी ज़्यादा होती है। इसलिए पोल पे जो लोग होते हैं, बियर, भालू, वो वाइट कलर का, तो उसका वज़न ज़्यादा होता है और बड़े होते हैं, और इक्वेटर पे जो भालू होते हैं उनकी ग्रेविटी कम होती है, तो कैसे होते हैं, साइज़ में छोटे और पतले होते हैं। तो ये
क्या है, ये नेचर का फ़र्क है। तो नेचर से भी हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे ग्रेविटी बढ़ेगी तो उनको अपना वेट ज़्यादा लगेगा और उसको ओवरकम करने के लिए उनका साइज़ पहले से इंक्रीज़ होता जाएगा। और यहाँ पे क्या है, ग्रेविटी कम है तो यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उन सब का क्या होगा, साइज़ थोड़ा सा कंपेरेटिवली स्मॉल होगा एज़ कम्पेयर टू पोल। ठीक है, तो ये फ़र्क इस वजह से आता है क्योंकि पोल इक्वेटर पे ग्रेविटी कम है और जहाँ पे भी ग्रेविटी ज़्यादा होगी वहाँ के जो स्पेशीज़ होंगी वो थोड़े साइज़ में बड़ी होती जाएंगी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे तो ग्रेविटी आपको कहाँ ज़्यादा नज़र आएगी, पोल पे ग्रेविटी ज़्यादा नज़र आएगी। तो 1 किलो चीनी भी आपको अगर तोला जाए तो कहाँ नज़र आएगा, इक्वेटर से ज़्यादा आपको पोल पे चली जाएगी। अब सैटेलाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के नज़दीक गोल गोल घूम रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो होती है √gm/r। या अगर हम इसको ग्रेविटी के टर्म में लें, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और ये ग्रेविटी है, ग्रेविटी इसके टर्म में लेंगे तो g r आ जाएगी। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द सैटेलाइट, सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं कर रही है। देख लीजिए, तो सैटेलाइट का मास कितना भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ पे ही रहती है। टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड होता है 2π√r/g। यहाँ पे r क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ है, g ग्रेविटी अर्थ की। ठीक है, अब आता है तीसरा पॉइंट, एस्केप वेलोसिटी फॉर रॉकेट। कोई रॉकेट जो हम अर्थ से बाहर भेजना चाह रहे हैं तो उसको एटलीस्ट कितनी वेलोसिटी से फेंका जाए। जो आप देखते होंगे जो हम लोग रॉकेट भेजते हैं मून या मार्स कहीं पे भी, तो हम देखते हैं कि वो रॉकेट जा रहा है किसी स्पीड से जाता जा रहा है, तो वो स्पीड कितनी होती है उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, मतलब अर्थ से बाहर। अर्थ उसको अपने से बाहर जाने नहीं देती है, क्यों, क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। इसलिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। वो फोर्स हमें कहाँ से मिलेगा, फ्यूल जला के। जैसे जैसे फ्यूल जलेंगे तो एक्शन रिएक्शन से आप देखते होंगे वो गैस नीचे की तरफ फेंक रहा है फ्यूल और रॉकेट ऊपर की तरफ जाता जा रहा है, यानी अर्थ से दूर जा रहा है। तो इसको, इस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2gm/r, या इसको स्मॉल g के टर्म में लिखें तो ये लिख सकते हैं। ठीक है, और ये वेलोसिटी होती है 100.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इतना पावरफुल इंजन जेट प्लेन्स में भी नहीं होता, ये केवल रॉकेट में ही होता है जो 100.2 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब मिनिमम हमें स्पीड चाहिए अगर हम अर्थ से बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो। ठीक है, अदरवाइज़ हम बाहर नहीं जा सकते। तो ये वेरी हाई स्पीड होती है और ये स्पेशल टाइप के इंजन्स होते हैं जो इस पे स्पेसिफिक फ्यूल पे ही चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये एस्केप वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो ये चारों चैप्टर्स हम लोगों ने एक बार देख लिए हैं, तो आप होप कि आपका कल का पेपर अच्छा होगा।